कभी कभी एक शक रिश्तों को तबाह कर देता है। आज की कहानी भी एक डाउट पर है, जिसने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। कैसे और किस तरह, आइए जानते हैं इस केस फाइल में। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से, जहां से करीब 100 किलोमीटर दूर तुमकुरू नाम का एक जिला है। और इसी तुमकुरू जिले में कोटगेरे नाम का एक थाना लगता है, जिसमें कई गांव मौजूद हैं। और इन्हीं गांव में चिंपुगनहल्ली नाम का एक गांव भी शामिल है, जहां 7 अगस्त साल 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों ने देखा कि एक आवारा कुत्ता अपने मुंह में इंसानी हाथ को पकड़कर कहीं ले जा रहा है, ताकि वो उसे आराम से बैठकर खा सके। लेकिन जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उस कुत्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बस्ती की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कुत्ता बस्ती के अंदर दाखिल हो रहा था, वैसे वैसे लोगों की चीख पुकार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सभी कुत्ते के मुंह में उस इंसानी हाथ को देखकर घबरा रहे थे। वो जिस गली से गुजर रहा था, उसी गली में शोर मच रहा था और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी। सभी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हाथ है किसका। पर इस बात का पता सिर्फ पुलिस ही लगा सकती थी। इसलिए गांव के ही कुछ लोग तुरंत कोटगेरे पुलिस स्टेशन में कॉल कर पुलिस को सारी जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस भी बिना वक्त गवाए फौरन चिंपुगनहल्ली गांव में पहुंच जाती है और देखती है कि लोगों ने कुत्ते को घेर कर रखा हुआ है और वो उसके मुंह से इंसानी हाथ को छीनने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर तक मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो कुत्ता भी हाथ को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है। और कब्जे में लेने के बाद देखती है कि उस हाथ में एक अंगूठी और कुछ चूड़ियां थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये किसी महिला का हाथ है। लेकिन वो महिला कौन है, कहाँ रहती है, उसके साथ क्या हुआ, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस के साथ साथ गाँव वाले भी जानना चाहते थे। जिसके बाद इस वारदात की जानकारी जिले के एसपी को दी जाती है और वो इस केस को सीरियसली लेते हुए डीएसपी सब इंस्पेक्टरों को मिलाकर कई सारी टीम बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाया जाए और इससे जुड़े सबूत कलेक्ट किए जाए, ताकि पता चल सके कि आखिर यह पूरा माजरा है क्या। एसपी को ऑर्डर मिलते ही फॉरेंसिक सर्विलांस और पुलिस की कई टीम इस केस की छानबीन करने में जुट जाती है। साथ ही ट्रेन्ड डॉग्स को जब उस इंसानी हाथ की स्मेल सुंघाई जाती है तो वो चिंपुगनहल्ली गांव के 5 किलोमीटर के एरिया में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें 5 किलोमीटर के दायरे में करीब 19 अलग अलग जगहों पर मानव शरीर के 19 टुकड़े पॉलिथीन बैग में रखे हुए मिलते हैं, लेकिन इनमें सर मौजूद नहीं था। यानी पुलिस को बॉडी का हर एक पार्ट मिल चुका था, लेकिन सर अब भी लापता था, जिस वजह से पुलिस वाले काफी परेशान हो जाते हैं। और उनके सामने अब एक नई चुनौती थी, क्योंकि जब तक बॉडी का सर नहीं मिलता तब तक उसकी पहचान नहीं की जा सकती थी। लेकिन वो कहाँ है और किसने उसे छुपाया है, इस तरह के कई सारे सवाल पुलिस के जहन में घूम रहे थे। इधर पूरे कर्नाटक में एक खबर अखबारों और न्यूज चैनल के जरिए आग की तरह फैल जाती है कि पुलिस को 19 अलग अलग जगहों से बॉडी के 19 पार्ट्स बरामद हुए हैं, लेकिन ये किसकी बॉडी है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसलिए कर्नाटक के साथ साथ अब पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर उस महिला के साथ इतनी दरिंदगी बरतने वाला आखिर वो है कौन। खैर, पुलिस अब अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करती है। लेकिन इस गांव में कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और न ही कोई चश्मदीद गवाह था, तो ऐसे में बॉडी की पहचान करना और मुजरिम को पकड़ना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था। इस दौरान पुलिस सभी बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है, जिसमें खुलासा होता है कि इस महिला की जान ली गई है। लेकिन क्यों? क्या ये कोई लूटपाट का मामला था? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि बॉडी के साथ जो ज्वेलरी बरामद हुई थी वो इस बात का सबूत थी कि इसकी जान लूटपाट के इरादे से तो नहीं ली गई, बल्कि किसी ने जानबूझकर महिला की जान ली है। पर सुई अब भी वहीं अटकी हुई थी कि आखिर ये महिला है कौन। और इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने पूरे प्रदेश, खासकर तुमकुरू जिले के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहां ये खबर पहुंचा दी कि अगर किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो वो उन्हें बता दे। साथ ही पुलिस ने खुद भी गुमशुदा महिलाओं की लिस्ट खंगालनी शुरू की, जिसके बाद पता चला कि इसी जिले में मौजूद बेल्लेवे की रहने वाली 42 साल की बी लक्ष्मी देवी उर्फ लक्ष्मी देवम्मा 3 अगस्त से गायब है, जिनकी मिसिंग रिपोर्ट उनके पति बसवराज ने 4 अगस्त को लिखवाई थी। और रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी 3 अगस्त को अपनी बेटी तेजस्वी के घर हनुमंतपुरा गई थी, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आई
बसवराज ने दिन भर उनका इंतजार किया, लेकिन जब शाम तक वो वापस नहीं लौटी तो उन्होंने तेजस्विनी को फोन कर उससे लक्ष्मी देवी के बारे में पूछा, लेकिन बेटी ने उन्हें बताया कि माँ तो घर से जा चुकी है। ये सुनकर बसवराज बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि कहीं लक्ष्मी देवी किसी रिलेटिव के घर तो नहीं चली गई, इसलिए उन्होंने एक एक करके सभी रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं से भी लक्ष्मी देवी का कुछ पता नहीं चल पाया। जिसके बाद थक हार कर उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया और 4 अगस्त को पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन ही मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मिसिंग रिपोर्ट की जानकारी जैसे ही कोरा टागेरे पुलिस को पता चलती है तो बसवराज को थाने में बुलाती है और उनसे कहती है कि पोस्टमार्टम हाउस में एक बॉडी रखी है, आप चलकर एक बार देख लीजिए, कहीं ये आपकी पत्नी तो नहीं है। इसके बाद पुलिस बसवराज को पोस्टमार्टम हाउस में ले जाती है, जहां रखे बॉडी पार्ट्स को देखने के बाद वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी देवी की ही बॉडी थी और इनकी पहचान बसवराज ने हाथ पर एक निशान से की थी, पर सर अभी भी गायब था। और लक्ष्मी देवी को किसने मारा, क्यों मारा, ये जानने के लिए पुलिस सैकड़ों लोगों को रडार पर लेती है और सभी से पूछताछ करती है, चाहे वो रिश्तेदार हो या बसवराज। लेकिन पुलिस को कहीं भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे मुजरिम की पहचान आसानी से हो जाए। पर पुलिस भी हार नहीं मानती और चिंपुगन हल्ली से लेकर हनुमंतपुरा के रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला करती है, जिसमें एक फुटेज में 3 अगस्त को दोपहर के वक्त एक सफेद रंग की एसयूवी कार हनुमंतपुरा से गुजरते हुए दिखाई देती है, जो कोरा टागेरे की ओर गई थी, पर कुछ समय बाद वो लौट कर आ जाती है। पुलिस जब इस कार के नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के आगे और पीछे अलग अलग नंबर प्लेट लगी है और दोनों ही नकली थी। यानी एक गाड़ी में 2 अलग अलग नंबर प्लेट का मतलब ये था कि पुलिस को धोखा देने की कोशिश की गई है। साथ ही इस एसयूवी के बोनेट को भी चेंज किया गया था। ये जानने के बाद पुलिस के जहन में कुछ शक सा पैदा होता है, इसलिए वो कार का असली नंबर निकलवाने में जुट जाती है और साथ ही मालिक के बारे में भी छानबीन करती है कि आखिर ये गाड़ी है किसकी, और कार की फोटो लेकर सभी तरफ सर्कुलेट कर देती है। जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये एसयूवी दरअसल ओडीगेरे गांव में रहने वाले सतीश नाम के किसान की है। ये जानने के बाद पुलिस ने सतीश के फोन रिकॉर्ड की जांच करने की कोशिश की और पता चला कि उसका फोन 3 अगस्त की दोपहर से स्विच ऑफ था और उसी दिन लक्ष्मी देवम्मा भी लापता हुई थी। इस बीच लोकल लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 3 और 4 अगस्त को सतीश के खेत में एसयूवी सफेद रंग की कार खड़ी देखी थी। बस तभी पुलिस का माथा ठनका और उन्होंने सतीश को थाने में बुलाने का फैसला कर लिया, लेकिन वो इस वक्त चिक्कमगलुरु में था। जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने उसे और उसके साथी किरण को होरानाडु मंदिर में दबोच लिया और फिर थाने ले आए, जहां पुलिस ने सख्ती के साथ सतीश से पूछताछ करनी शुरू की और कार से जुड़े कुछ सवाल पूछे। तब सतीश ने पुलिस को बताया कि उसने तो 6 महीने पहले ही तुमकुरू के एक फेमस डेंटिस्ट डॉक्टर रामचंद्रैया एस को अपनी कार बेच दी थी। ये सुनने के बाद अब पुलिस रामचंद्रैया की तलाश में जुट जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो धर्मस्थला में दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, इसलिए पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए धर्मस्थला में पहुंच जाती है। आपको बता दें, रामचंद्रैया असल में लक्ष्मी देवी का दामाद था, जिसकी उम्र करीब 47 साल थी। हालांकि उसकी पहली शादी किसी और महिला से हुई थी, जिसने उसे तलाक दे दिया, जबकि दूसरी शादी रामचंद्रैया ने लक्ष्मी देवी की बेटी तेजस्वी से की थी, जिसकी उम्र करीब 22 साल के आसपास थी। और इन दोनों की एक बेटी भी थी, जिनसे मिलने के लिए 3 अगस्त को लक्ष्मी देवी तेजस्वी के घर पर गई थी। इधर पुलिस जो धर्मस्थला के बाहर रामचंद्रैया का इंतजार कर रही थी, वो उसके बाहर आते ही उसे पकड़ लेती है और थाने में लाकर सतीश और किरण के सामने बैठाकर सवाल पूछना शुरू करती है, क्योंकि सतीश के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स की जांच में पुलिस को पता चला था कि वो रामचंद्रैया के साथ काफी टाइम से संपर्क में था। वहीं फॉरेंसिक जांच में एक और सच सामने आया कि लक्ष्मी देवी के बॉडी पार्ट्स को जो अलग अलग किया वो प्रोफेशनल अंदाज में किया गया था, जिस वजह से शक की सुई दामाद रामचंद्रैया की ओर घूम चुकी थी। बस कड़ियां जोड़कर सच उगलवाना बाकी था और ये काम पुलिस को बखूबी करना आता है। पुलिस जैसे ही इन तीनों के सामने अपना सख्त लहजा इस्तेमाल करती है तो रामचंद्रैया तोते की तरह सारा सच उगलना शुरू कर देता है। रामचंद्रैया पुलिस को बताता है कि वो अपनी सास से काफी परेशान था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि मानो वो उसका घर बर्बाद करना चाहती है और जरूरत से ज्यादा इनके मामलों में दखल देती है। इसके अलावा वो अपनी सास को कैरेक्टरलेस भी बताता है, जिसका कई मर्दों के साथ संबंध था और उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी को भी वो बिगाड़ ना दे। इसलिए वो तेजस्वी को लक्ष्मी देवी से दूर रखने की कोशिश करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देती थी, जिस वजह से सास और दामाद में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए थे। दरअसल रामचंद्रैया को पसंद नहीं था कि लक्ष्मी देवी उसके घर में आए या फिर उसकी पत्नी से बातचीत करे, इसलिए वो उन्हें कई बार मना भी कर चुका था।
लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती थी, जिस वजह से रामचंद्रैया को काफी गुस्सा आता था। इसलिए उसने एक दिन तय कर लिया कि वो अब इस मुसीबत से निजात पाने के लिए लक्ष्मी देवी को ही ठिकाने लगा देगा, जिसकी तैयारी रामचंद्रैया ने 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। इसी दौरान सतीश उसके क्लिनिक में अपने दांत के दर्द का इलाज करने के लिए आता है, जो बदले में रामचंद्रैया को उसकी फीस देता है, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो सतीश को काफी टाइम से जानता था। इसके बाद रामचंद्रैया उसे अपने प्लान के बारे में भी बता देता है और लक्ष्मी देवी की जान लेने के लिए 4 लाख रुपए देने का वादा करता है और 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर भी दे देता है। लेकिन सतीश ये काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने चचेरे भाई किरण को भी प्लान में शामिल कर लेता है। वही प्लानिंग के तहत रामचंद्रैया सतीश के नाम पर एक सफेद SUV खरीदता है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। इसी बीच वो दिन भी आ जाता है जब लक्ष्मी देवी को ठिकाने लगाना था। 3 अगस्त को लक्ष्मी देवी अपनी बेटी से मिलने उसके घर आती है और 1 घंटा रुकने के बाद जब वापस जाने लगती है तब रामचंद्रैया उससे कहता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं छोड़ दूं। इस पर लक्ष्मी देवी भी मान जाती है, लेकिन इस गाड़ी में पहले से ही किरण और सतीश बैठे हुए थे, जो लक्ष्मी देवी के कार में बैठने के बाद उनके दुपट्टे से उनका गला दबा देते हैं और तब तक दबाए रखते हैं जब तक कि उनकी जान न चली जाए। जब इन तीनों को यकीन हो जाता है कि लक्ष्मी देवी मर चुकी हैं, तो ये उनकी बॉडी को नदी में फेंकने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी इन्हें ख्याल आता है कि अगर बॉडी फूलकर बाहर आ गई तो ये पकड़े जा सकते हैं। इसलिए सतीश रामचंद्रैया से बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करने के लिए कहता है और उसका ये आइडिया रामचंद्रैया को भी पसंद आता है। इसलिए अब ये लोग कार को कोरा टागेरे से वापस अपने गांव ले जाते हैं और सतीश के फार्म हाउस में रख देते हैं, जिसके बाद ये तीनों 4 अगस्त को बाजार से कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं जिससे बॉडी के पार्ट्स किए जा सकें। अब क्योंकि रामचंद्रैया एक डॉक्टर था तो अच्छी तरह से उसे पता था कि कौन से हिस्से को कैसे अलग करना है, इसलिए वो प्रोफेशनल तरीके से तेज धारदार हथियार का इस्तेमाल कर हर एक बॉडी पार्ट को उसके जोड़ से कट करता है और इस तरह करीब 19 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिन्हें तीनों रात में अलग अलग पॉलिथीन में पैक करके अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं और ये सोचकर खुश होते हैं कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वहीं आगे की जांच में पुलिस को लक्ष्मी देवी का सर भी मिल जाता है। सारा सच अब पुलिस के सामने आ चुका था कि किस तरह इन जालिमों ने लक्ष्मी देवी की जान ले ली और उनके शरीर को 19 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तीनों मुजरिम अब पुलिस की हिरासत में थे, जबकि लक्ष्मी देवी की बेटी को जब अपनी मां के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तेजस्विनी को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है, जिसके साथ वो सालों से रह रही है। खैर पुलिस अब रामचंद्रैया, सतीश और किरण को अरेस्ट करने के बाद इन्हें जेल भेज देती है और 11 अगस्त को जब इस पूरी वारदात का खुलासा करती है तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है और सभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक दामाद जो बेटे की तरह होता है वो अपनी सास को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है, क्या उसके हाथ नहीं कांपे? लेकिन रामचंद्रैया को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी सास उसका घर बर्बाद कर देगी, उसकी वाइफ को भड़काकर उसके खिलाफ कर देगी। साथ ही उसने लक्ष्मी देवी के ऊपर यह भी आरोप लगाया था कि वो अपनी बेटी तेजस्वी पर गलत काम करने का दबाव बना रही थी। इसलिए रामचंद्रैया ने उनकी जान ले ली और पार्ट्स को अलग अलग करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि उसका गुनाह छुप जाएगा और पुलिस उसे कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन एक कुत्ते ने उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया। अगर वो कुत्ता लक्ष्मी देवी के हाथ को लेकर ना घूमता तो शायद लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस इलाके में एक महिला की बॉडी के पार्ट्स फैले हुए हैं। आपको बता दें, रामचंद्रैया ने अपनी सास को मारने के लिए बहुत सारी फिल्में और टीवी सीरियल्स का सहारा लिया था। साथ ही उसने गूगल पर नए नए तरीकों के बारे में भी जानने की कोशिश की जिससे वो बच सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि पुलिस ने उसे महज 3-4 दिन बाद ही अरेस्ट कर लिया और दरिंदगी और हैवानियत से भी पर्दा उठाया। अब देखना यह है कि रामचंद्रैया, सतीश और किरण को क्या सजा मिलती है। वैसे आपके हिसाब से इन दरिंदों को क्या सजा कोर्ट दे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।